हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीबी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए और सीटेट मॉडल पेपर 1 और आपकी दूसरे और तीसरे मॉडल पेपर की भी तैयारी हो चुकी है लगभग, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर बेटा मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। कहता है जन्म पूर्व अवधि, ठीक है, मध्य बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, या आपकी होती है किशोर बाल्य अवस्था। ठीक है बेटा, तो इसमें से आपको बताना है। देखो, बालक के जो विकास की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणावस्था का मतलब होता है यानी कि माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती है बेटा, सभी को पता है कि जीवन पर्यंत तक चलती है। ठीक है बेटा, विकास के क्रम में शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। ये तो पता ही होगा, लेकिन इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं, है ना। पूर्व किशोरावस्था यानी कि किशोरावस्था से पहले की अवस्था, समझ रहे हैं आप। ये अवधि बेटा 6 से 12 वर्ष के बीच आती है। इसे हम पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में 3 चीज़ों में विभाजित कर देते हैं। यानी कि बाल्यावस्था को बेटा, इसको जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहली अवस्था हो जाती है आपकी बेटा पूर्व बाल्यावस्था, एक मध्य वाली अवस्था और एक उत्तर वाली अवस्था में विभाजित किया जाता है। बेटा मध्य वाली अवस्था भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है, जो मध्य वाली अवस्था होती है। इसी अवधि में बच्चों में भाषा का विकास तेज़ी से होता है तथा साथ ही रुचि का विस्तार, चिंतन का विकास एवं सृजनात्मकता का भी इसी काल की मूल विशेषता होती है। तो फिलहाल बेटा जो हमारा ऑप्शन होगा मध्य वाली अवस्था होगा। ठीक है, तो बाल्य अवस्था की कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी पूर्व वाली अवस्था, और एक होती है आपकी मध्य वाली अवस्था, और एक होती है आपकी उत्तर वाली अवस्था। ठीक है बेटा, ये हो जाता है आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कहता है प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या उद्यम बनाम अधीनता अवस्था। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था है। ठीक है, देखो, तो आपको इसमें से उत्तर आपका मिल जाएगा। देखो, पहला प्रसुप्ति अवस्था ये नहीं होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगी बेटा, ये प्याजे साहब की है। ठीक है, ये भी नहीं हुई। तो इनकी है सामाजिक अनुबंध। ये क्या है आपकी सामाजिक अनुबंध, यानी कि मैंने बताया था आप लोगों को कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम मुझे टमाटर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम मुझे टमाटर दोगे। तो ये आपकी तीसरी अवस्था की पहली उप अवस्था है। कौन सी है, पहली उप अवस्था है। एक बार समझ लीजिए लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को इन सभी क्रमों के साथ होकर गुजरना पड़ता है। उनके स्तर में दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है ना। हर दूसरी अवस्था यानी कि उप अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिससे को आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। जेंडर हो गया आपका, समावेशी शिक्षा हो गई, एनसीएफ और एनईपी, इन सबसे क्वेश्चन बेटा मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, एनईपी से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसकी वीडियो भी मैं जनवरी के बाद लूँगा। ठीक है, कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका कारण है। देखो, जब भी बेटा ऐसा है कि केवल एक है हमारा बॉयज़, एक है हमारा गर्ल्स, अगर केवल इसको ध्यान दिया जा रहा है तब भी आपका जेंडर क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता होगी। अगर केवल इस पर ध्यान दिया जा रहा है तब पे जेंडर रूढ़िवादिता होगी। ठीक है, केवल बॉय को सब कुछ समझना, लड़कियों को समझना, ठीक है, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। लड़की फिजिक्स नहीं ले सकती, मैथ नहीं ले सकती, केमिस्ट्री नहीं ले सकती, पीएचडी नहीं कर सकती, प्लेन नहीं उड़ा सकती, केवल घर का काम करेगी, जेंडर रूढ़िवादिता। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ये देखना है कि दोनों को दिया जा रहा है या केवल एक को दिया जा रहा है। अगर बेटा एक को दिया जाएगा सम्मान, तो केवल उसमें क्या होगा, जेंडर पक्षपात या रूढ़िवादिता आप लगा देंगे। इंग्लिश में आप याद रखेंगे जेंडर बाइज लिखा होगा वहाँ पर। ठीक है बेटा, फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता। देखो, 2 क्वेश्चन आए थे 2019 वाले पेपर में जेंडर से। अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी। देखो, कम करने के लिए क्या हो सकता है, कम करने के लिए या तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों बराबर होंगे, या ऐसा होगा कि लड़का घर का काम करेगा, लड़की बाहर के काम करेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 का ऑप्शन बताना है आपको। कहता है कि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व, देखो महत्व नहीं देना, महत्व देखो तो जेंडर पक्षपात हो जाएगा ना।
जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे। अब जेंडर के हिसाब से आप खेल बनाएंगे, यहाँ पे भी तो जेंडर थोड़ी बाध्यता हो रही है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, देखो यहाँ पर भी जेंडर के हिसाब से बैठा लेंगे कि लड़के इधर बैठेंगे, लड़कियाँ इधर बैठेंगी, इस तरीके से लड़कियाँ नीचे बैठेंगी, घर में निकलेंगी, ऐसे करके इस तरीके से। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे आप, ठीक है बेटा। परिचर्चा, देखो बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर व्याप्त रूढ़ियों एवं लिंग के किसी भी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में आप चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त NCERT द्वारा तैयार दस्तावेज, जिसे NCF यानी कि NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है, में भी लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने के बार बार बल दिया गया है ना। इसके अलावा लैंगिक समानता हेतु ऐसे पाठ्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए बेटा, ताकि बच्चों के मध्य जेंडर संवेदीकरण की समझ को विकसित किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, यहीं से आपको क्वेश्चन पकड़ना है, विषय वस्तु को के प्रभाव को महत्व दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक किसका पासवर्ड है, बताया था। देखो जीन पियाजे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। काय का दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है बेटा। वॉटसन साहब होंगे नहीं तो हमारे क्या होंगे? लेव वाइगोत्स्की। इनका ही पासवर्ड क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। क्या नाम है बेटा? सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है बेटा। और इन्होंने 3 शब्द दिए हैं, एक MKO दिया है और एक ZPD दिया है और आपका एक स्कैफोल्डिंग दिया है बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। देखो क्वेश्चन भी आ गया आपका कि जिक्सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करता है? देखो बच्चों का बातें करना, वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चों का बातें करना प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। आपको ये याद रखना है बेटा कि प्राइवेट स्पीच याद रखना है, क्योंकि व्यक्तिगत वार्ता हिंदी में कई नाम बदल दिए जाते हैं आपके, ठीक है बेटा। देखो पाड़ा ढांचा इन्हीं का शब्द है, जैसे हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। देखो अब नाम इसके भी बहुत बदल जाते हैं। अहम केंद्रिकता कौन कहता है बेटा? अहम केंद्रिकता बेटा पियाजे साहब कहते हैं, ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। जोर से बोलना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्राइवेट स्पीच कहा जाता है आपका, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़। देखो एक ही ऑप्शन बचता है, पाड़। 2 ही ऑप्शन है हमारे, अगर इस वाइगोत्स्की से आते हैं। एक हमारा स्कैफोल्डिंग हो जाता है और एक हमारा ZPD। दोनों में बेटा सहायता दी जाती है, ठीक है। तो हमारा केवल एक ही दिख रहा है आपका, पाड़ ढांचा, तो हम इसी को ही टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कहता है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क। बेटा ये जो नहीं होगा, ये आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। संरक्षण तथा कक्षा का समावेशन, स्थगित अनुकरण और वस्तु का स्थायित्व। तो देखो स्थगित अनुकरण, वस्तु स्थायित्व आपका पहली अवस्था में आ जाता है। आपका कौन सी अवस्था में आ जाता है बेटा? पहली अवस्था में। ये जो सॉरी दूसरा वाला बताना भूल गया, संरक्षण। बेटा संरक्षण जो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। आस्थगित अनुगणन नहीं होगा, पहली अवस्था में आएगा। जबकि प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, ये भी आपकी संवेदी पेशी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है आपका, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा है, अनुबंधन है, प्रबलन है, अवलोकन अधिगम है। तो ये बेटा कुछ भी नहीं है, केवल क्या आ जाएगा? स्कीमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्कीमा। अब सर स्कीमा क्या होता है सर, है ना? देखो स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचना को क्या करता है? संगठित करता है। जैसे कि मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण स्कीमा, दूसरा जटिल स्कीमा। अब आपने सुना नहीं होगा, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। साधारण स्कीमा यानी कि मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है। इसी तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को
संशोधित व समायोजित के 2 प्रक्रियाओं में बाँटा गया। मैंने आपको बताया था एक आत्मसातीकरण बताया था, एक समायोजन यानी कि अकोमोडेशन और असिमिलेशन बताया था ना। हाँ, तो ये उसी के ही भाग हैं आपके, ठीक है। स्कीमा जो होते हैं बेटा उसी के ही 2 भाग, ये जो दोनों हैं जो मैंने बताया, समावेशन और आत्मसातीकरण, ये इसी के ही भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। कहता है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं बट बच्चों को श्रेणी या ग्रुप में नहीं बांटना है कि तू गधा है, तू उल्लू का पट्टा है, ऐसे नहीं बांटना है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांति को समझना, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्ताओं के आधार पर उनको नामांकित नहीं बेटा, जो ये ऑप्शन है वही तो ये ऑप्शन है ना, नामांकन करना। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अत्तीर्ण नहीं लिखेंगे क्योंकि कौन सी पद्धति इसीलिए पद्धति चला दी है बेटा ग्रेड वाली, ठीक है। किसी को भी बच्चों को फेल नहीं करना है, ना ही उसमें ये लिखना है कि तू गधा है, उल्लू का पट्टा है, फेल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, ठीक है बेटा।